हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी इकोनॉमिक्स बुक से चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट से लिखा हुआ है कि एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विथ योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज देम। हर सुबह आपके पास दो चॉइस होता है, क्या तो आप अपने सपनों के साथ सोए रहिए या फिर उठिए और उस सपनों को पाने के लिए कुछ काम कीजिए। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना सपना अचीव करना है कि नहीं। चलिए, तो इसी कोड के साथ स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रोसेस आपको पता ही है, और कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि आपके एमसीक्यूज अगर हम कर लेते हैं तो कितने मार्क्स आएंगे एग्जाम में। तो हम उनको बताना चाहिए कि सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, आप किसी भी टीचर का एमसीक्यू करके जाएंगे और बोलेंगे इतना मार्क्स आ जाएगा, ये गलत है। आप इसका करने का प्रोसेस क्या होता है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ जाएंगे, और ये एमसीक्यू इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पे जो एमसीक्यूज दिया जा रहा है ये चैप्टर का हर एक कोने से निकाल के दिया जा रहा है। आप ये सबको कर पा रहे हैं कि नहीं, आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है। एज ए रिविजन लीजिए इसको, ठीक है, एज ए प्रिपरेशन मत लीजिए इस एमसीक्यू को। समझे कि नहीं बात वगैरह ही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से वीडियो को पॉज करके पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, और ऐसे करके लास्ट तक हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। चलिए, लिखा हुआ है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिया है मनरेगा के बारे में। पहला स्टेटमेंट है महात्मा गांधी नरेगा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2006। बताइए ये राइट है कि रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 2005 में। ठीक है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, याद रखेंगे आप। दूसरा स्टेटमेंट है अंडर मनरेगा ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। खासकर से ये रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट किया गया है। हर वो इंसान जिसको जो काम कर सकता है और जिसको काम चाहिए उसको 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा 1 साल के अंदर। ठीक है, तो ये सही बात है, इसका फीचर है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अलग से एमसीक्यू बनता है कि अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई तो क्या मिलेगा उसके बदले में। तो आपको याद रखना है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। ठीक है, पैसा मिलता है उसके बदले में। तो स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 राइट है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझे कि नहीं। और ये बात ये भी याद रखिएगा कि ये जो एक्ट है नरेगा, ये राइट टू वर्क के तहत लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, एसर्शन रीजन। एसर्शन में लिखा है कि एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। बताइए राइट है कि रॉन्ग है। तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। क्यों ये अनऑर्गेनाइज्ड है? क्योंकि नो अदर बेनिफिट्स सच एज पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, पेड लीव, प्रोविडेंट फंड, सेफ इन्वायरमेंट एट्सेट्रा आर अवेलेबल। ये सब बेनिफिट अवेलेबल नहीं है एग्रीकल्चर में, इसीलिए एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो बिल्कुल राइट है दोनों, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 3 देखते हैं। इन इंडिया द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी हैज़ डिक्लाइंड एट अ वेरी फास्ट रेट इन रिसेंट ईयर्स। तो बिल्कुल सही बात बोला गया है कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर काफ़ी कमते जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है बताइए, कौन सा रीज़न होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेरी स्लो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अ फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर्स। जो बाकी 2 सेक्टर है सेकेंडरी और टर्सरी, वो एग्रीकल्चर के मुकाबले ज़्यादा तेज़ गति से ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर कमते जा रहा है। ठीक है, चलिए 3 का हो गया डी। नंबर 4 लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये टेबल फिल करना है, ए और बी ब्लैंक छोड़ा गया है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कंपैरिजन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या क्या कंपैरिजन है। इसमें लिखा है कि रॉ मटेरियल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे लिखा है कि दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इन दोनों का फंक्शन लिखा हुआ है, तो सेकेंडरी का क्या फंक्शन होगा। सेकेंडरी सेक्टर चेंजेस वन गुड टू अनदर बाय बिल्डिंग मोर फ्रॉम इट। बिल्कुल राइट है। सेकेंडरी सेक्टर चेंजेस वन गुड इनटू अनदर बाय बिल्डिंग मोर फ्रॉम इट। ये भी सेम है, तो ये भी राइट है। सेकेंडरी सेक्टर फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल प्रोडक्ट। नहीं, सेकेंडरी सेक्टर में नॉट डायरेक्टली हेल्प इन। नहीं, ये भी गलत है। तो सी और डी तो नहीं होने वाला है, ए और बी में से कोई आंसर होने वाला है। अब इसका देखेंगे, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं सेकंड पॉइंट। दिस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एक्टिविटी। राइट है। इट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लार्ज फर्म्स, स्मॉल स्केल यूनिट्स एंड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी राइट है। मतलब इसमें एग्जाम्पल्स दिया गया कि कौन कौन यूनिट्स इसमें आते हैं।
तो टर्शरी सेक्टर में कौन आते होंगे, देखते हैं। ए और बी में से कोई एक होने वाला है। इट इन्वॉल्व्स डेयरी मिनरल्स एक्टिविटीज़, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये तो प्राइमरी का एग्जांपल दिया गया है। और बी में क्या लिखा है कि इंश्योरेंस, ट्रेड, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन कम्स अंडर दिस सेक्टर, तो ये राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और एक बात याद रखेंगे कि आईटी सेक्टर जो है ये भी टर्शरी सेक्टर में आता है, ठीक है, एटीएम वगैरह ये सब इसमें आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 पे। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, बताइए क्या होगा इसका। सबसे पहले किया जाता है, स्पिनिंग द यार्न किया जाता है। इसके बाद धागा बनाने के बाद हम लोग फैब्रिक कपड़ा बनाते हैं। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द वर्कशॉप, और उसके बाद सेल किया जाता है शॉप्स एंड शोरूम्स में। तो फिर 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2 यानी 5 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है। चलिए 6 ट्राई कीजिए। लिखा है कि एज डेवलपमेंट ऑफ कंट्री टेक्स प्लेस, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होता है वैसे वैसे शेयर ऑफ विच सेक्टर राइज, किस सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में वो बढ़ते जाता है। तो बताइए क्या होगा। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे एग्रीकल्चर का तो डिक्लाइन करता है, और बाकी जो 2 सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी, इनका शेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसका बढ़ जाता है लास्ट में, टर्शरी सेक्टर का, ऐसा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बताता है, ठीक है। चलिए 7 ट्राई करते हैं। जीडीपी इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। बहुत ईजी क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। चलिए 8 ट्राई कीजिए। चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। मेल मैन टर्शरी सेक्टर में आता है, राइट है। फिशरमैन प्राइमरी सेक्टर में आता है। कारपेंटर प्राइमरी सेक्टर, कारपेंटर तो कुछ यहाँ पे बिल्ड कर रहा है ना, तो कारपेंटर आ जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बैंकर टर्शरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 9 देखते हैं। द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। चैप्टर का तो नाम ही है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो सेक्टर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पब्लिक और प्राइवेट। ये किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, तो ये क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसका ओनर कौन है, अगर प्राइवेट बॉडीज या फिर इंडिविजुअल ओनर है तो वो प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा, और अगर उसका ओनर गवर्नमेंट है तो वो पब्लिक सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। चलिए 10 पे आ जाते हैं। 10 में लिखा है कि वाई देयर इज़ नीड टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पे जो वर्कर्स है इनको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नहीं, इनको तो सिक्योरिटी नहीं मिलता है। बिकॉज ऑफ प्रोविज़न फॉर पेड लीव, नहीं, पेड लीव भी नहीं मिलता है इनको। बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट रेगुलर, हाँ यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कभी भी इनको निकाला जा सकता है, ठीक है, इसलिए इनको प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो रहा है 10 का। चलिए 11 देखिए। 11 पे आने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे चैनल ग्रो होने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। और जिनको पता नहीं है उनको बता दें, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, ये चारों ही सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा कर रखा गया है चैनल पे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन देखिए, वीडियो सेक्शन देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं, वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए 11 देखिए। लिखा है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल सेलेक्ट कीजिए। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है व्हीट फ्लावर, तो आप बिल्कुल राइट है, ठीक है। आटा से यूज़ करके हम लोग कुछ और भी चीज़ बना सकते हैं, तो इसको इंटरमीडिएट गुड बोला गया है। अब यही सेम गुड हो सकता है किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड हो या फिर किसी के लिए फाइनल गुड हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आटा को एक इंसान, मैं या फिर आप ही खरीद के ले आए दुकान से और इसको घर में रोटी बना के खा गए, तब तो ये व्हीट जो आटा है ये हमारे लिए क्या हो गया, फाइनल गुड ही हो गया। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड होगा या फिर फाइनल गुड होगा, ठीक है। तो खैर यहाँ पे हम ऑप्शन के तरीके से जाएंगे, तो उस ऑप्शन में सबसे जो बिगिनिंग स्टेज में दिख रहा है वो आटा ही दिख रहा है, तो इसलिए हम सी टिक कर दिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि इन डेवलप्ड कंट्रीज द डैश सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन के मामले में डेवलप कंट्रीज़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर, सर्विस या फिर टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। डेवलपिंग भी लिखा रहता तो आंसर सर्विस सेक्टर ही होता। चलिए 13 देखते हैं।
13 का क्वेश्चन है द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर टू द जीडीपी हैज़ इंक्रीज्ड बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच सेक्टर टू एम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट एट प्रेजेंट। मतलब जीडीपी मतलब देश का कमाई, ठीक है। तो उसमें टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कमा के दे रहा है, लेकिन लोगों को रोज़गार सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर दे रहा है बताइए। तो ये प्राइमरी सेक्टर, लोग अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, तो आपको ये डाटा याद रखना है। 44% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ठीक है। नंबर 14, इन इंडिया एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स नियरली डैश ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। देश का जो टोटल इनकम है उस इनकम में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है बताइए। क्या होगा इसका आंसर? अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है नियरली 14%, तो आप बिल्कुल राइट है। अब ये हमें कैसे पता चला? तो आपके एनसीईआरटी बुक में 2 ग्राफ दिया गया है, एक है ग्राफ 2 और एक है ग्राफ 3, वही का स्क्रीनशॉट लिया गया है। ग्राफ 2 में देखिए टाइटल क्या है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, मतलब कौन सा सेक्टर कितना पैसा कमा के दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए अगर 100 रुपया कमा के दे रहा है, 100 रुपया अगर देश का इनकम है, तो उसमें से जो 14 रुपया है वो कौन सा दे रहा है, प्राइमरी सेक्टर दे रहा है। इतना रुपया जो है, ठीक है, वो सेकेंडरी सेक्टर दे रहा है, और इतना जो ग्रीन वाला पार्ट है, इतना रुपया कौन कमा के दे रहा है, टर्शरी सेक्टर कमा के दे रहा है। ये 2013-14 का डेटा है, और 1973-74 में ये डेटा इस प्रकार से था, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी कम कमा के दे रहा है अभी। सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ से आ रहा है, सर्विस सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर से। और इस ग्राफ 3 में बताया गया है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये जो तीनों सेक्टर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसमें कितने कितने वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है। तो अगर आप इस टेबल को देखें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 2017-18 में यानी रिसेंट ईयर्स में जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पे 44% वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें 25% और जो टर्शरी सेक्टर है उसमें 31% वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है। तो ये सब डेटा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ एक ऑब्जर्व करेंगे कि जो टर्शरी सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कमा के दे रहा है वहाँ पे बहुत कम लोग एम्प्लॉयड है, और जो प्राइमरी सेक्टर है जो बहुत कम कमा के दे रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि इन इंडिया एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स नियरली डैश ऑफ द कंट्री जीडीपी। तो एग्रीकल्चर कितना परसेंट पैसा कमा के देता है, तो नियरली 14%, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयमेंट के डेटा के ऊपर भी पूछ सकते थे आपसे, ठीक है। तो ये दोनों टेबल आप ध्यान रखेंगे। 15 देखिए, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ वर्कर हु वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। बताइए क्या होगा। सी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ, तो ये तो है, बोला है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। सी इज़ नॉट पेड फॉर लीव, तो ये एप्लीकेबल नहीं है, उसको लीव में भी पे किया जाता है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी दोनों ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी गेट्स मेडिकल अलाउंस, तो ये एप्लीकेबल है। सी गॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क व्हेन सी ज्वाइन दिस वर्क, तो ये भी एप्लीकेबल है। बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नंबर 16 लिखा है कि इन विच सेक्टर पीपल आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका तो सभी ने राइट दिया होगा आंसर। क्या होगा बताइए, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि विच वॉज द लार्जेस्ट सेक्टर इन 1973 ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में इंडिया में 1973 में सबसे बड़ा सेक्टर कौन था। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही कहा आपने, प्राइमरी सेक्टर। और आज भी, ठीक है, आज भी सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कौन करता है, प्राइमरी सेक्टर ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोइंग सीड्स एंड यूजिंग मैन्योर एंड वाटर टू गेट ग्रेन्स। तो ये प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी है। बाकी जो एक्टिविटी है, सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में आ जाएगा, बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक टर्शरी में आ जाएगा, चेंजिंग ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इनटू अदर फॉर्म्स ये सेकेंडरी में आ जाएगा, ठीक है। 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वुड नॉट अप्लाई टू अ कंपनी लाइक टिस्को, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेगा जो है ये टिस्को जैसे कंपनी के लिए अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे जो अनस्किल्ड वर्कर है वैसे ही अनस्किल्ड काम दिया जाता है, और ये रूरल एरिया में लागू किया गया है, ठीक है। चलिए राइट टू वर्क है ये। और बाकी जो तीनों एक्ट है ये तीनों टिस्को जैसे कंपनीज के लिए अप्लाई होंगे। 20 देखते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन पीपल, क्या होता है बताइए। व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, जब आप काबिल हो लेकिन आपको उससे कम काम करवाया जाए, तो वो वहाँ पे होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस। इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। 21 देखिए, विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013-14। सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन है? तो अभी टर्सरी सेक्टर है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के बारे में के सेंस में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे आते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर? बताइए, पब्लिक सेक्टर का पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विसेज। अगर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लिखा होता तो उनका पर्पस होता है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। 23 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो बिल्कुल राइट है ये। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज विच आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो कौन करेक्ट है पूछा जा रहा है, तो बोथ 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। 24 देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो आर ट्रू। कौन सा सही स्टेटमेंट है ए बी सी में से? ए में लिखा है कि एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का आधा से ज़्यादा पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर कमा के दे रहा है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। कितना है? नियरली 14%, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखें कि सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज़ अराउंड 31% ऑफ इंडियाज़ वर्किंग फोर्स। तो ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि 31% जो वर्कर है वो टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर लेस देन 10% ऑफ इंडियाज़ वर्किंग पॉपुलेशन। बताइए ये राइट है कि रॉन्ग है? ग्राफ 3 देखकर तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पे होना चाहिए था 25% वर्कफोर्स इंडस्ट्री सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे सिर्फ जो बी है यानी ओनली बी ये राइट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। 25, ओवर द ईयर्स द डैश। बताइए क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ बिन फॉलिंग। नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, इसका शेयर कम रहा है, ठीक है। ये रहा, देखिए, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया जीडीपी हैज़ बिन फॉलिंग। ये होगा राइट आंसर यहाँ पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, यहाँ पे फॉलिंग लिखा है, गलत हो गया। और तीसरा में लिखा है कि द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बिन स्टैगनेंट। स्टैगनेंट भी नहीं है, बढ़ रहा है ये दोनों। तो इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। 26, व्हीकल रिपेयर सेलिंग ऑफ गुड्स लाइक वेजिटेबल्स, फिश ऑन हेड, पंक्चर रिपेयरर्स एंड अदर्स बिलोंग टू डैश सेक्टर। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। 26 का बी। 27 देखिए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। अभी बताएं इसको क्या भी बोलते हैं? इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। 28, द इकोनॉमिक एक्टिविटी शोन इन द पिक्चर इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। बताइए ये किस सेक्टर का काम है? तो यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। 29, द टेबल बिलो शोज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इन मिलियंस में है ये डेटा, मतलब प्राइमरी सेक्टर में 1 मिलियन लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और टोटल 232 मिलियन लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज में कितने काम कर रहे होंगे? 231, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके ये मिला है। फिर रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये टेबल का हेडिंग है वर्कर इन डिफरेंट सेक्टर्स और ये टेबल है। तो टेबल में कुछ कुछ इस जो बॉक्सेस है वो फिल नहीं किया गया है, उसको फिल कर लेते हैं सबसे पहले। ये 1 है, ये 232 है, तो अनऑर्गेनाइज में कितने काम कर रहे होंगे? 231 मिलियन वर्कर्स, ठीक है। ये दोनों फिल किया हुआ है, दोनों को ऐड करके ये लिखा हुआ है, फिर ये भी दोनों फिल है। टोटल में इन तीनों को ऐड करके यहाँ 82 है, यहाँ पे 231 प्लस 74 प्लस 88 करेंगे तो जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डैश % ऑफ वर्कर्स इन इंडिया आर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने % वर्कर एम्प्लॉयड है वो बताना है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल टू ओनली अबाउट डैश % ऑफ वर्कर इन इंडिया। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने % ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड है वो बताना है। ये दोनों आप निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, 231 है, इन तीनों को ऐड करके हम ये भी फिल कर लिए 393, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो 475, ठीक है। हमें मेनली ये दो बॉक्सेस का डेटा चाहिए। कैसे निकालेंगे देखिए, परसेंटेज का फॉर्मूला निकालना है। तो टोटल कितना है 475, कितना आया है ऑर्गेनाइज का 82,
तो 82 डिवाइडेड बाई 475 परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आपका 17.2। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसका निकालना है तो क्या करेंगे, अनऑर्गेनाइज का वैल्यू कितना है 393, आउट ऑफ टोटल कितना है 475 वर्कर्स है, 475 वर्कर में से 393 मिलियन वर्कर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज में काम करते हैं, और परसेंट के लिए इंटू 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 82.8। ठीक है, तो ये दोनों मिल जाएगा आपको। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी का ही टेबल है ये, और क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले अनऑर्गेनाइज का पूछा है तो इतना इतना, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, 30 देखिए, एसर्शन रीजन है, लिखा है कि जीडीपी शोज हाउ बिग एन इकोनॉमी इज, बिल्कुल राइट है कि जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। ये राइट है कि रॉन्ग है बताइए। यहाँ पे रीज़न रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस नहीं होता है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए था यहाँ पे। तो रीज़न रॉन्ग होते ही ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमें टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फाइनल लिखा होता तब हम ऑप्शन नंबर ए टिक कर देते। 31 देखिए, रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सेक्टर, तो कौन सा सेक्टर है रेलवे? तो रेलवे है पब्लिक सेक्टर। ठीक है, 32 ये भी एसर्शन रीजन, एसर्शन में लिखा है कि द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि एज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलप, द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, स्ट्रक्चर्स, बैंक्स, इंश्योरेंस, इन सब का डिमांड बढ़ जाता है। तो दोनों ही राइट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 32 का ए हो जाएगा आंसर। तो बस इतना ही था 32 क्वेश्चंस आपके लिए। चैप्टर काफ़ी इजी है, उम्मीद करते हैं कि आपको भी क्वेश्चंस इजी लगे होंगे और आप किए भी होंगे अच्छा खासा। कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। और वीडियो एंड करने से पहले एक होमवर्क आपके लिए, आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक जरूर लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चलो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।